Hello everyone and welcome again to my YouTube channel. This is the class of science of class ninth, and in this video we will continue with chapter number 7, diversity in living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कितनी विविधताएं हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसको हमने पिछले अपने वीडियो में स्टार्ट कराया था और मैंने आपको कुछ इसके बारे में बताया था और कुछ एग्जांपल भी दिए थे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके बीच में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी संख्या अपने आप में कम होगी। एग्जाम्पल लेके बताया था अपने आप का और अपने दोस्त को कंपेयर करिए, और वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल में बताया था अपने आप का कंपेरिजन जो है वो एक मंकी से करिए और मंकी का कंपेयर एक काव से करिए। और इसमें हमने देखा था कि किसके बीच में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, किसके बीच में कम सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। तो उस तरीके से ये चैप्टर है। और यहाँ पर मैं एक नया टॉपिक जो आता है और एक क्वेश्चन पहले सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासीफाई जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो यार क्यों किया जाता है, किस तरीके से नहीं, क्यों किया जाता है, तो उसका कारण क्या है। तो हम कह सकते हैं वी नीड टू क्लासीफाई इन ऑर्गेनिज्म्स टू फॉर द लर्निंग और फॉर द स्टडी बाय विच वी कैन लर्न अबाउट द ऑर्गेनिज्म वेरी इजीली एंड सिंपली। आसानी से और कम समय में एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। और नहीं तो मैंने कल भी आपको बताया था अगर 100 ऑर्गेनिज्म है तो 100 के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और अगर उस चीज़ को हम ग्रुप्स में बांटते हैं सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर, तो हम उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं पर क्लासिफिकेशन के लिए कई सारे अटैम्प्ट किए गए, कई सारे ग्रुप्स बनाए गए, और अब से नहीं, ये काफ़ी पहले से लगातार इसमें प्रोसेस चल रहा है और लगातार कोशिशें की गई कि ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। what are those characteristics on the basis of these we can categorize the element into different categories। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे जिसके बेस पर एक एलिमेंट एक ऑर्गेनिज्म को इन अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा सकता है, उसके बारे में लगातार खोज चलती रही। ग्रीक थिंकर एक अपने फिलोसफर हुए ग्रीक के अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया कि वो रहते कहाँ हैं, वेदर दे लिव ऑन लैंड और वाटर और बोथ, कहाँ रहते हैं, या तो वो ज़मीन पर रहने वाले हैं या पानी में रहने वाले हैं या दोनों जगह रहने वाले हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज एक तरीके से कर दिया। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। लेकिन ये जो तरीका है वो अपने आप में बहुत आसान सा तरीका है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ऑर्गेनिज्म देखा कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ है, उसको रख दिया। लेकिन अगर और ज़्यादा उसके अंदर डीपली इफ वी सी एंड थिंक अबाउट डीपली, देन we will see that after categorized in the different categories, lots of things are similar in those organisms which are categorized into two different categories। दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, उसके बावजूद भी हमने देखा कि कई सारी सिमिलरिटीज हैं, और एक ही ग्रुप में आने के बाद भी हमने देखा कि इसके अलावा उसको अंदर और कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है ही नहीं है। केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है कि हाँ, ये पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। दे आर द एनिमल विच आर लिव इन वाटर और लिव ऑन लैंड। केवल पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है जो अपने आप में कॉमन हो, लेकिन फिर भी उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया। और वहीं पर दो अलग अलग कैटेगरी में रखे गए तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर भी सिमिलर मिल रहे थे। अलग अलग रहने वाले थे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तब भी वो एक तरीके से दिखा रहे थे। तो फिर क्या किया गया, तो ये एक तरीके से तरीका तो अच्छा था लेकिन हमारे लिए एक तरीके से मिसलीडिंग था।
क्योंकि जो भी हम इसमें पढ़ते और जानते हो एक तरीके से हमारे लिए आधा ही अधूरा रहता, क्योंकि ऐसी चीज़ पढ़ लेते जिसके अंदर कुछ सही होता कुछ गलत होता। एग्जाम्पल इसके अंदर वही दिए गए हैं जो मैंने आपसे बात की थी। केवल हैबिटेट ही वो पॉइंट नहीं है जिसके बेस पर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है। हैबिटेट यानी कि कहाँ पर रहने वाले हैं, वो पानी में रहने वाले हैं या ज़मीन पर रहने वाले हैं या दोनों जगह रहने वाले हैं। केवल इनके बेस पर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज अलग अलग ग्रुप में नहीं किया सकता। हैबिटेट इज नॉट ओनली द थिंग ऑन विच यू कैन कैटेगराइज द एलिमेंट्स। हैबिटेट ही वो एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं। We therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for the making the broad stats division. इसलिए हमें कहीं ना कहीं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होगा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर विचार करना होगा, सोचना होगा, तब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम और एक ऑर्गेनिज्म को या कई सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा डिफरेंस देखना होगा जो उनको अलग अलग करे। उसके बाद उसके अंदर भी कुछ सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो कि उसके बीच में अलग अलग हो, यानी कि ग्रुप के अंदर भी हमें सब ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तब ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर अगर उसको कैटेगराइज करें तो कहीं ना कुछ आप जरूर मिस कर जाएंगे। इसलिए ग्रुप्स के अंदर भी हमें कुछ सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और उसी तरीके से कंटिन्यू करके हम एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। इसके आगे जाने से पहले वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कह तो रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना होगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होंगे, कौन से बुरे होंगे, या ये कह सकते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज करेंगे। लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, सबसे पहले ही जानना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में है क्या। And when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar. कुछ जो है सिमिलर होते हैं और कुछ जो है वो डिसिमिलर होते हैं। लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो उसका एक फॉर्म है जिस फॉर्म में वो मौजूद है, या वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज शोन बाय द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधों के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, इसको फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। उनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही, यानी कि किसी की 5 उंगली होती है तो वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है वो उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर जाने जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा छोटे रह जाते हैं तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें ये देखना होगा विच इज मोर फंडामेंटल देन द अदर। कौन सा ज़्यादा सही रहेगा दूसरे कंपैरिजन में, जिसको लेकर हम बड़ा सा एक ग्रुप बनाएंगे और फिर छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर उस बड़े से ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, तब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है, अगर एक सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल इज अ यूकैरियोटिक और अ प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले एक आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 में, दैट दोज सेल्स व्हिच इन व्हिच द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक्स वो सेल्स हैं जिसके अंदर सेल्स न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइन होता है, अच्छी वो मौजूद होता है उसके अंदर। whereas the prokaryotic are those in which no well defined nucleus is present, या ये कह सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं रहता।
लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वो वेल डिफाइन रहता है, दिखाई देता है हाँ कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरीके की कोई संरचना दिखाई नहीं देती। सबसे पहला बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये ले सकते हैं कि वो किस तरीके के सेल हैं, ईदर दे आर प्रोकैरियोटिक्स और द यूकैरियोटिक्स। ठीक है, उसके बाद हम उसकी बॉडी डिजाइन की बात कर सकते हैं। आर दे आर मेड अप ऑफ द सिंगल सेल और दे आर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ये भी एक बड़ा ग्रुप बन सकता है कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। इट इज मल्टीसेलुलर और द यूनिसेलुलर, एक ही सेल से पूरी बॉडी मिलकर बनी है, कई सारे सेल से मिलकर बनी है। उसके बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी फंक्शनिंग होती है दैट आर डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, वो किस तरीके का है, किस तरीके के सेल से मिलकर बना है, अंदर की जो बॉडी फंक्शनिंग है वो सभी सेल्स पर डिपेंड करती है। तो मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है कि नहीं करता है, तो वो भी एक बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। आगे की बात करेंगे हम अपने आगे के वीडियो में।